हेलो दोस्तों आजकल की दुनिया में लोग किसी भी चीज को महज देखकर ही उसकी प्राइस का अंदाजा लगा लेते हैं। अच्छा बताइए, इस टो बैग को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये फटा पुराना बैग तो 50 रुपए के भी बराबर नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी असली कीमत क्या है? सुनकर आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि ये बैग लगभग 15 करोड़ का है। जी हाँ, आपने सही सुना। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बैग लुइस विटॉन का है। अब तो ये जानते ही हैं कि लुइस विटॉन अभी के समय में एक स्टैंडर्ड एवं रुतबे को दर्शाता है, पर क्या ये ब्रांड हमेशा से इतना फेमस था? कहते हैं शुरुआत भले ही छोटी हो, सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए, और ऐसा ही कुछ लुइस विटॉन के मालिक का सोचना था। ये कंपनी घर से भागे हुए 16 साल के लड़के ने शुरू की थी। इस लड़के का नाम लुइस विटॉन था। यह बच्चा न पढ़ना जानता था, न लिखना, और न ही इसे मार्केटिंग की कोई सूझबूझ थी। पर फिर भी आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसने इतनी बड़ी और फेमस कंपनी खोल डाली? आज की इस वीडियो में हमने एक दृढ़ निश्चय किया है कि हम आपको लुइस विटॉन के बारे में बताएंगे, इसलिए आप भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लुइस विटॉन एक फार्मर के परिवार से थे। इनके पिता कॉर्न मिल में काम करते थे और माँ टोपियां बनाया करती थी। यह पढ़े लिखे नहीं थे। अचानक उनकी माँ के मौत के बाद लुइस की दुनिया मानो बदल ही गई। उनके पिता ने तुरंत ही दूसरी शादी कर ली और उनकी स्टेप मॉम उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगी। बस इन सब से बचने के लिए लुइस ने घर छोड़कर पेरिस जाने का फैसला किया। पैसे की कमी के कारण लुइस को पता था कि ये रास्ता कठिन होगा। उन्होंने पैदल ही अपना सफर शुरू किया और रास्ते में आए गाँव में भिन्न भिन्न प्रकार के कामों को सीखा, जैसे कपड़ों के बैग बनाना, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर आदि से चीजें बनाना। उन्हें क्या पता था कि एक दिन यही सीख उनको बहुत बड़ा आदमी बना देगी। इसी तरह काम सीखते सीखते समय बीतता गया और आखिरकार 3 साल बाद लुइस पेरिस पहुंच गए। वहां उन्होंने बॉक्स बनाने का काम शुरू किया। उनके स्किल्स इतने शार्प थे कि जल्दी उनको कस्टमाइज बॉक्स बनाने के ऑर्डर आने लगे। बॉक्सेस को पैक करके ट्रेन में लोड करवाने का काम लुइस का ही था। यह बात सन 1952 की है, जब औरतें ज्यादा सामान कैरी किया करती थी, इसलिए सामान समेटने के लिए लोग बॉक्स मेकर को हायर करते थे। ऐसे ही काम करते करते लुइस की मुलाकात हाई क्लास लोगों से होने लगी। उनके काम की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। एक दिन इनके काम की चर्चा उस समय वहां स्थित रानी के पास पहुंच गई। प्रभावित होकर रानी ने लुइस को अपना पर्सनल बॉक्स मेकर बना दिया। एक समय दर बदर भटकने वाला लुइस अब एक बंगले का मालिक बन गया था। आज उसे खाने पीने, सोने, रहने की चिंता ही नहीं थी। पर इस मुकाम को हासिल करने के लिए लुइस ने बहुत सारी ठोकरें खाई और बहुत मेहनत की। इसके बाद लुइस ने अपने पसंद की लड़की से शादी की और बचाए हुए पैसों से एक बिजनेस शुरू किया, जिसमें वो अपने द्वारा बनाए गए बॉक्सेस को लुइस विटॉन के ब्रांड के नाम से बेचने लगे। उस समय के बॉक्सेस कर्व शेप के होते थे, जिसमें लुइस ने एक बड़ी दिक्कत ढूंढ ली थी। ऐसे शेप वाले चमड़े के बॉक्सेस बारिश के पानी से तो बच जाते, पर स्टोर करने के लिए मुश्किल हो जाते थे। बस फिर क्या था, लुइस ने बहुत कोशिश की और अंत में चमड़े के वाटर रेजिस्टेंट सूटकेस को बनाकर पेरिस में बड़े बदलाव की एक नई लहर को उजागर कर दिया। ये प्रोडक्ट जैसे ही पॉपुलर हुआ, वैसे ही लुइस ने तुरंत एक कैटलॉग जारी कर दिया, जिससे लोग अपनी जरूरत के हिसाब से बैग बनवा सकें। लुइस का आइडिया हिट हो गया और एकाएक ही वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन गया। सूटकेस की 2 साल बाद इसकी डिमांड हाई क्लास सोसाइटी में ज्यादा बढ़ गई और वह हाई क्लास का एक सिंबल बन गया। लेकिन 1870 के फ्रांस पर्शियन वॉर के कारण उनको सब कुछ छोड़कर रिफ्यूजी कैंप रहना पड़ा। फिर उसके ठीक 1 साल बाद जब वे वापस आए तो उनका बना बनाया वर्कशॉप मानो टूट फूट गया था। इतना सब होने के बावजूद लुइस ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बचे हुए पैसे निकाले और दोबारा बिजनेस शुरू किया। इस बार उनकी सफलता की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने ये भी देखा कि लड़ाई के कारण काफी लोग नौकरी से हाथ धो बैठे थे, तो फिर लुइस ने रेलवे स्टेशन और द ग्रेट होटल के बीच में एक स्टोर रेंट पर लिया, जहां वो अपने बनाए गए बैग्स को बेचते थे और उस काम के लिए लोगों को हायर भी करते थे। इस तरह उन्होंने लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दी और अपना बिजनेस आगे बढ़ा दिया। लोगों को कुछ नया देने के लिए लुइस ने बैग की दुनिया में नए नए इनोवेटिव आइडियाज को लाना शुरू कर दिया। फेक कॉप की बिक्री को रोकने के लिए उन्होंने अपने बैग्स पर भिन्न भिन्न प्रकार की डिजाइन्स बनवाना शुरू कर दिए, जिससे लुइस विटॉन के बैग दूर से ही पहचाने जा सके। 20 साल तक लुइस ने कड़ी मेहनत करके अपनी कंपनी को एक सुपरहिट और सक्सेसफुल कंपनी बनाया। लेकिन अचानक ही 70 वर्ष की आयु में लुइस की डेथ हो गई, जिसके बाद लुइस विटॉन की जिम्मेदारी ली जॉर्ज विटॉन ने। वे भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते रहे और लुइस विटॉन का नाम आगे बढ़ाते गए। उन्होंने इस ब्रांड का एक नया मोनोग्राम भी निकलवाया, ताकि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की फेक डमी बनाना संभव ही ना हो। अब जॉर्ज ने वी बैग्स को थोड़ा मॉडर्नाइज करने का सोचा। इन्होंने इस बैग्स पर नया लॉक लगवा दिया, जिससे ये बैग थोड़ी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और मॉडर्न लगने लगे। इस तरह से इन बैग्स की सेल्स और बढ़ती चली गई। लेकिन फिर अचानक जॉर्ज की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके बेटे गैस्टन ने लुइस विटॉन की बागडोर संभाली।
लेकिन इस समय फ्रांस की दशा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण बहुत ही खराब थी और नाजी का सपोर्ट ही एक फैक्ट्री को जीवित रख सकता था। इस कारण गैस्टन ने नाजी पार्टी के साथ हाथ मिला लिया और एलवी को बचा लिया। लेकिन 1970 में उनकी मृत्यु के बाद उनके 3 बेटों में से किसी को भी बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उनके सन इन लॉ हेनरी राकमियर ने इस बिजनेस को संभाला और इसे रिटेल में बदल दिया, जिससे उनके प्रॉफिट का मार्जिन 35% तक बढ़ गया। इसके बाद हेनरी ने लुइस विटॉन को पब्लिक करके 1 मिलियन तक के शेयर बेच दिए और इससे जो प्रॉफिट हुआ उसका इस्तेमाल दुनिया भर में एलवी के स्टोर्स खोलने के लिए किए। जरा सोचिए कि घर के भागे लुइस विटॉन को तो अंदाजा भी नहीं था कि उनकी ये मेहनत इतना बड़ा नाम कमा लेगी। इसलिए कहते हैं कि सच्ची लगन और मेहनत से किया गया काम हमेशा सफल होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाकर समय समय पर जानकारी प्राप्त करते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।